स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो उन सारे टाइप के कंपाउंड्स को हम यहाँ पर 3 टाइप के कंपाउंड्स में यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं। वो सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप बात करोगे लेमन और ऑरेंजेज, इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए खट्टे होते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे कर्ड की, जो कि दही होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी खट्टा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टमरिंड की, जो कि इमली होती है, उसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी खट्टी होती है। तो खट्टे सब्सटेंस आपके यहाँ पर एसिड कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में। तो इसी तरीके से लिटमस भी एक इंडिकेटर है। लिटमस को आप लिटमस पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो एक, और इसके अलावा लिटमस सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम बात करते हैं एसिड मी की, तो वैसे तो जो लिटमस होता है हमें लाइकन से मिलता है और इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, बट हमारी कन्वीनियंस के लिए इसे एसिड के केस में ब्लू लिटमस बनाया जाता है और बेस के केस में रेड लिटमस का हम यूज करते हैं। तो जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कलर में यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन आपका रेड कलर में चेंज हो गया, अगर उसमें एसिड डालेंगे तो वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, सारे के सारे सब्सटेंस एसिड ही कहलाएंगे। तो वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देते हैं आपके एसिड कहलाते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं एसिड की, तो बिकॉज एसिड क्या एक आयनिक कंपाउंड है, बेस भी आपके आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट भी आपके आयनिक कंपाउंड है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा कैटायन और एनायन में हमेशा ब्रेक होंगे। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब नेगेटिव आयन। तो जब हम बात करते हैं एसिड की, तो एसिड हमेशा कैटायन की फॉर्म में H+ आयन देते हैं और हमें नेगेटिव आयन्स भी देते हैं। अब नेगेटिव आयन यहाँ पर एसिड पर डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से हमें एसिड यूज कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर HCl की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब आप इसको पानी में डालते हो बहुत कम अमाउंट में, तो यहाँ पर ये H+ और Cl नेगेटिव में यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको H+ कैटायन मिलते हैं और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन्स मिलते हैं और हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो हमेशा आपको H+ आयन मिलेंगे। तो आप कहोगे जो सब्सटेंस H+ आयन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, वो भी आपके एसिड कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं एसिड एक लैटिन वर्ड है जो एसिडस से प्रोड्यूस हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सोर। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की। तो वो सारे के सारे एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं जो पानी में डालने पर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और कुल मिलाकर आपको लार्ज अमाउंट में यहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो कुल मिलाकर H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, अगर आपको याद हो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्योंकि जैसे ही वाटर में डालोगे आप ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे और कंसनट्रेटेड H+ आयन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कुल कंसनट्रेटेड मतलब H+ आयन की कंसनट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे। जब हम बात करते हैं वीक एसिड की, जैसे कि CH3COOH होता है, इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डालते हो तो उस केस में CH3CO यहाँ पर नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब भी आप वीक एसिड की बात करोगे तो वीक एसिड को आपको पानी में डिजोल्व करने पर ये पार्शियली ब्रेक होता है, बहुत कम अमाउंट में ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर H+ आयन्स बहुत कम अमाउंट में मिलती हैं। तो H+ आयन की यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। कंसंट्रेशन मतलब H+ आयन बहुत कम अमाउंट में मिल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बोलेंगे उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड भी यहाँ पर वीक एसिड में यहाँ पर काउंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड की। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है जिसमें पानी के अंदर अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है
और पानी बहुत कम अमाउंट में है। तो कुल मिलाकर एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। जब हम डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे हम कहेंगे उस केस में एसिड बहुत कम है। एसिड को अगर पानी में डाल रहे हैं तो उस केस में एसिड बहुत कम है और वाटर बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर एसिड की कंसंट्रेशन जब कम होएगी तो इसे हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और यूजुअली जो हम रिएक्शंस में एसिड यूज करते हैं मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो उस केस में हम हमेशा डाइल्यूट एसिड लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोसिव होते हैं नेचर में, हमारी स्किन को क्या हर चीज़ को यहाँ पर बर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे तो डाइल्यूट एसिड का मीनिंग है वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में और एसिड बहुत कम अमाउंट में है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये सारा का सारा वही दे रखा है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है जो हमने अभी डिस्कस किया था। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये हम आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका आंसर है कि एसिड रेन की पीएच क्या होती है, ये हम फर्दर देखेंगे। और इसके बाद आइडेंटिफाई करने आपको वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो आपको सभी को पता है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो वीक एसिड क्या हुए, ऑब्वियसली एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड आपके यहाँ पर वीक एसिड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेस की। तो वो सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर मतलब कड़वे होते हैं और टच करने पर हमें सोप की तरह लगते हैं, साबुन की तरह लगते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं बेस होते हैं, मतलब सॉफ्ट लगते हैं। तो वो सारे के सारे बेस होते हैं। तो बेस यहाँ पर आप बात करोगे सबसे पहले आप साबुन का एग्जांपल ले लोगे जो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं डिटर्जेंट में भी। तो यहाँ पर ये सोप सारे के सारे यहाँ पर क्या होगी बेस की तरह ही काम करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो बेस होते हैं रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू कलर में यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो वो सब्सटेंस जो रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू कलर चेंज कर देते हैं रेड लिटमस सोल्यूशन का, वो सारे के सारे यहाँ पर बेस कहलाते हैं। तो आप रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको सोल्यूशन भी लो। इंडिकेटर को आप पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में कैसे भी ले सकते हो। इसके अलावा बेस को जब आप पानी में डालते हो वो सारे के सारे OH आयन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप बेस को पानी में डालोगे तो ऑब्वियसली ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आयन्स प्रोड्यूस करेगा। तो पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करेगा और साथ में नेगेटिव आयन्स भी प्रोड्यूस करेगा। और नेगेटिव आयन बेस के केस में हमेशा OH नेगेटिव होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन्स की हम बात करते हैं बेस के केस में। तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा वैसे ही हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो वाटर में डालने पर कम्प्लीटली यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपको लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, कुल मिलाकर नेगेटिव आयन्स मिलते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन्स की यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। जब हम वीक बेस की बात करते हैं तो उस केस में वीक बेस को जब आप पानी में डालते हो डिजोल्व होने के बाद ये बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर हाइड्रोक्साइड आयन की यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो ये वीक बेस कहलाते हैं। जैसे कि NH4OH इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और MgOH2 इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और जबकि NaOH यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा जो कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो सारे के सारे बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बेस वाटर में डिजोल्व होंगे उन्हें हम एल्कली बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। ये सारे के सारे वो दे रखे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन है। पीएच अभी हम फर्दर इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल दे रखे हैं। तो एक बात और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो हम कहते हैं सॉल्ट मोस्टली तो सॉलिड होते हैं और जब भी इनका बिकॉज ये सॉलिड है तो ऑब्वियसली इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब हम बॉईल करते हैं। बिकॉज सॉलिड होते हैं तो इसलिए इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जब भी आप सॉल्ट को, बिकॉज सॉल्ट भी क्या एक आयनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली जब भी आप वाटर में डालोगे तो एसिड और बेस की तरह ये भी कैटायन और आयन प्रोड्यूस करेंगे। और जो सॉल्ट का नेचर होता है वो
कोई भी सॉल्ट का नेचर कुछ भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं ना। इट मीन्स जो ना एसिडिक बिहेवियर शो करे ना बेसिक बिहेवियर शो करे। तो एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं और इसके अलावा न्यूट्रल सॉल्ट्स भी होते हैं। अब बिकॉज हम सॉल्ट की बात करें तो हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड सर, जैसे ही आप वाटर में डालोगे ऑब्वियसली ये यहाँ पर आयंस क्रिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं और जो भी हम सोल्यूशन लेते हैं उसको क्या करते हैं, गुड कंडक्टर बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस सोल्यूशन में से जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो सोल्यूशन में जब हम सॉल्ट डालते हैं तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं, बिकॉज उसमें सॉल्ट के अंदर यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आप सोल्यूशन में डालोगे वैसे ही वो भी यहाँ पर, बिकॉज सॉल्ट क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक होता है, तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन को भी यहाँ पर आयंस में ब्रेक कर देगा, कैटायन और एनायन में। तो इसीलिए हम कहेंगे सोल्यूशन को यहाँ पर कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में से, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं यहाँ पर। और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, रिएक्शन को यहाँ पर स्पीडअप भी कर सकते हैं और मोस्टली तो यहाँ पर स्पीडअप ही करते हैं आपकी क्लास 10th में जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्ट ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उन्हें कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उन्हें एनायन बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पर एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो जब आप इसको बात करेंगे तो ये Na+ पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन में यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। कुल मिलाकर सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स में यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की। तो हम कहते हैं अगर सॉल्ट सेम पॉजिटिव आयन या फिर सेम नेगेटिव आयन्स रखता हो तो वो एक सॉल्ट की पूरी फैमिली बनाते हैं। जैसे आपके घर पे आपकी पूरी की पूरी एक फैमिली है जिसमें आप हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके कजन्स है, आपकी सिस्टर ब्रदर सब है यहाँ पर और आपके पेरेंट्स हैं। तो वैसे ही हम बात करेंगे कैटायन और एनायन यहाँ पर सॉल्ट की फैमिली बनाते हैं। तो जब हम कैटायन फैमिली की बात करेंगे तो पॉजिटिव आयन्स होते हैं। जैसे कि हम सोडियम सॉल्ट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उन सॉल्ट के अंदर सोडियम प्रेजेंट होगा, तो हम सोडियम के सॉल्ट की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, सोडियम सॉल्ट बोल सकते हो आपको। इसके अलावा सोडियम सल्फेट जो कि Na2SO4 होता है, इसको भी आप सोडियम सल्फेट बोलते हो बिकॉज इसमें भी सोडियम प्रेजेंट है। तो इसलिए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Na+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर सोडियम सॉल्ट की यहाँ पर फैमिली होएगी। इसके अलावा अगर आप एनायन पर फैमिली को कैटेगराइज कर रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो क्लोराइड सॉल्ट का। तो आप देखोगे सोडियम क्लोराइड में क्योंकि क्लोराइड आयन भी होते हैं, तो अगर आप नेगेटिव आयन इट मीन्स एनायंस की बात कर रहे हो, उस पर कैटेगराइज कर रहे हो फैमिली को, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्लोराइड सॉल्ट बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड आपका जब कैटायन की फॉर्म पर अगर आप फैमिली कैटेगराइज करोगे तो सोडियम सॉल्ट बोलोगे, एनायन के फॉर्म पर अगर आप कैटेगराइज करोगे सॉल्ट की फैमिली को तो आप सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड सॉल्ट बोलोगे। कुछ भी बोल सकते हो, सोडियम सॉल्ट या क्लोराइड सॉल्ट दोनों ही सही है, कोई भी एक बोल सकते हो। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड में भी क्योंकि क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट है आयन, तो इसलिए इसको भी आप क्लोराइड सॉल्ट बोल सकते हो। इसके अलावा भी हम और बहुत सारी फैमिलीज देखते हैं सॉल्ट की, जैसे कैल्शियम सॉल्ट हो गया। ऑब्वियसली उस सॉल्ट की फैमिली में क्या होगा, सारे के सारे जो सॉल्ट होंगे उन सभी में कैल्शियम प्रेजेंट होगा। मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट, कार्बोनेट और एसीटेट सॉल्ट। तो यहाँ पर आपका एक होमवर्क है कि इन सारे के सारे सॉल्ट का एक एक एग्जाम्पल आपको खुद सर्च करना है गूगल से, या आपकी बुक में भी है प्रेजेंट। इन सब का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको खुद देख के इधर लेफ़्ट साइड पेज पर लिखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, जो हमने बात करी थी एसिड और बेस में। यहाँ पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे 3 टाइप्स के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की तो ऑब्वियसली वो हमें नेचर में प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया जो हमें लाइकन से मिलता है। रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा फ्लावर्स की भी आप बात कर सकते हो, जैसे कि टर्मरिक होती है।
टर्मरिक नहीं होगी। यहाँ पर हाइड्रेंजिया की आप प्लांट की बात करोगे, उसके फ्लावर्स की बात करोगे। इसके अलावा टर्मरिक जो हल्दी होती है वो भी आपकी नेचुरल इंडिकेटर्स में यहाँ पर काउंट होएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। ऑब्वियसली सिंथेटिक की बात करें तो ऑब्वियसली वो केमिकल सब्सटेंस है, जैसा कि मेथिल ऑरेंज हो गया और फिनोफ्थिलीन हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो ऑल फैक्ट्री का मीनिंग होता है स्मेल से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जो सब्सटेंस डिफरेंट जिनकी स्मेल होती है डिफरेंट सब्सटेंस में, वो सारे ऑल फैक्ट्री आपके इंडिकेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि वनीला हो गया, अनियन मतलब प्याज तो सभी को पता है, और क्लोव यहाँ पर लौंग की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनकी अपनी अपनी स्मेल होती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एसिड और बेस के अंदर यहाँ पर अपना इंडिकेटर्स कलर कैसे चेंज करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिटमस की, तो एसिड के अंदर जो लिटमस पेपर होता है या लिटमस है जो एसिडिक सॉल्यूशन को यहाँ पर रेड कलर में चेंज कर देते हैं, और जबकि बेसिक सॉल्यूशन को यहाँ पर ब्लू कलर में यहाँ पर कन्वर्ट कर देती हैं। और जब हम बात करते हैं रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट की, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट की, जिसका ओरिजिनल कलर रेड होता है, तो एसिड सॉल्यूशन के अंदर ये सेम कलर में ही रहते हैं, रेड कलर में। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये बेसिक सॉल्यूशन को ये ग्रीन कलर में यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर्स की, तो उस केस में इनका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर में ही रहेंगे, रिमेन सेम रहेगा इनका कलर। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये यहाँ पर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन को ये पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं हल्दी की, तो सभी को पता है जब आपके कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है तो हम कहते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये ऑब्वियसली उनमें कोई कलर चेंज नहीं होता और वो सेम कलर की रहती है, येलो कलर की। और जब बेसिक सॉल्यूशन में हम बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन को यहाँ पर रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप देखते हो कई बार आपकी कपड़ों पर जब सब्जी के दाग लग जाते हैं, क्योंकि सब्जी में हम हल्दी तो डालती ही हैं, तो हम जब कपड़ों को धोते हैं तो वो जो हल्दी का दाग होता है उसको साफ़ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर साबुन। और साबुन के अंदर बेस होता है, तो इसलिए जब आप उसके ऊपर जब साबुन लगाते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है दाग जो मार्क यहाँ पर होता है, क्योंकि साबुन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर हल्दी है जो बेस के अंदर क्या हो जाएगी, रेड कलर को कन्वर्ट कर देगी बेस को। तो इसलिए यहाँ पर वो क्या हो जाता है, दाग जो होता है रेड कलर का बन जाता है। और जब इसको बहुत ज़्यादा आप पानी के अंदर धोते हो तो फिर वो जाके कहीं रेड कलर बहुत कम होता है, और साफ़ तो वो तब भी नहीं होता। तो ये सारे के सारे यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऐड किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो ऑब्वियसली जो केमिकल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोफ्थिलीन की, जिसका ओरिजिनल कलर ऑब्वियसली ये कलरलेस होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये कलरलेस ही रहती है। और जबकि बेसिक सॉल्यूशन को ये पिंक कलर में चेंज कर देती है फिनोफ्थिलीन डालने पर। और जब हम मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं, ये ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक सॉल्यूशन को ये रेड कलर में चेंज कर सकते हैं, और जबकि बेसिक सॉल्यूशन को ये येलो कलर में यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो ये आपके दोनों के दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल से रिलेटेड है, ऑब्वियसली यहाँ पर हम स्मेल की बात करते हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई ब्लाइंड पीपल है वो ऑब्वियसली ये कलर तो ऑब्जर्व कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को यहाँ पर यूज करें। जब हम अनियन की बात करते हैं, ऑब्वियसली प्याज की अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या होती है, स्मेल वो ही रहती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर प्याज की कोई स्मेल ही नहीं आती, इट मीन्स कोई स्मेल ही नहीं आएगी। तो इससे पता चल जाएगा वो बेस है। जब हम वनीला एसेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो एसिड के अंदर स्मेल सेम ही रहती है जो वनीला एसेंस की होती है एक्चुअल में, और जबकि बेस के अंदर कोई स्मेल ही नहीं आती, तो हमें पता चल जाता है वनीला एसेंस डालने पर वो एक बेस है। और ऐसे ही जब हम क्लोव यहाँ पर लौंग का ऑयल लेते हैं, क्लोव ऑयल लेते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर बात करोगे एसिडिक सॉल्यूशन में ऑब्वियसली स्मेल सेम ही रहेगी, क्योंकि क्लोव ऑयल की भी अपनी स्मेल होती है लौंग की। और जबकि बेस के अंदर उनके अंदर कोई स्मेल ही नहीं आएगी, लूज स्मेल मतलब कोई स्मेल ही नहीं आएगी उसके अंदर।
तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन तीनों इंडिकेटर में डिफरेंस बताओ, तब आपको इनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं, या इनका यहाँ पर एग्जाम्पल्स देके एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम एसिड और बेस की यहाँ पर रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड के रिगार्डिंग यहाँ पर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं जो एसिड होते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जब हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड होता है, यहाँ पर ब्लैक कलर का होता है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम इस क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl ले रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, और कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड बनाता है जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये एक सॉल्ट और प्लस साथ में वाटर बनता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ब्रैकेट में ये यहाँ पर स्टेज शो की हुई है कि किस स्टेज में है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर HCl एक्वस सोल्यूशन है, ऑब्वियस सोल्यूशन है, और कॉपर क्लोराइड भी यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है, और H2O और ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में, हम वाटर की बात करें तो लिक्विड है। तो कॉपर क्लोराइड हम कह रहे हैं कि जब भी कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा, कॉपर क्लोराइड, और वाटर मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब जब भी आपको एसिड के साथ कोई भी रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर मिले तो उस केस में हम कहेंगे जो एसिड के अलावा जो सब्सटेंस यहाँ पर रिएक्टेंट यूज हुआ है वो आपका हमेशा बेस होगा, बिकॉज आपको सॉल्ट और वाटर यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इसलिए मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है यहाँ पर बेसिक नेचर होता है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे, हमेशा आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो कुल मिलाकर जो मेटल ऑक्साइड का यहाँ पर नेचर है बेसिक नेचर है। और इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। अगर आप स्मॉल अमाउंट लेते हो एक बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड का और उसमें डाइल्यूट HCl डालते हो एक एक ड्रॉप करके, जैसे जैसे आप कॉपर ऑक्साइड के अंदर HCl डालते जाओगे, इवन वो डाइल्यूट है बट बिकॉज एसिड का यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होना एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होती है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस केस में आप हमेशा क्या करोगे, जब भी आप एसिड को उसके अंदर डालोगे कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो हमेशा हिलाते रहोगे ताकि हीट एक जगह पर इकट्ठी ना हो जाए और कहीं जो उसके अंदर से कोई छिंटा वो सोल्यूशन का आपके ना लग जाए, क्योंकि डाइल्यूट एसिड भी इवन क्रोसिव ही होता है। अब जैसा कि आप बात करोगे, लेमन को आपने कभी फेस पे या आप अपने हाथों पे अप्लाई करके देखो नींबू के रस को, आपको थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इवन उसमें तो वीक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन के अंदर। तो इसलिए एसिड इवन डाइल्यूट HCl भी यहाँ पर क्रोसिव नेचर का ही होता है। तो इसलिए हम बात करते हैं। और इवन जब हम पुराने समय की बात करते हैं, वहाँ पर यहाँ पर टॉयलेट को साफ़ करने के तेजाब यूज होता था, उसके अंदर भी यहाँ पर एसिड की ही होता था। तो आजकल तो वो बैन कर दिया सरकार ने, क्योंकि वो सही नहीं रहता कि इसलिए। तो आप कहोगे कि एसिड इवन डाइल्यूट भी क्रोसिव नेचर का था। जब हम स्ट्रॉन्ग HCl की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की आप बात करोगे, तो वो इतना क्रोसिव होता है, अगर आप जरा सी ड्रॉप भी आपके ऊपर लग जाएगी ना तो आपकी स्किन, बर्न, कपड़ा सब कुछ यहाँ पर जल सकता है, यहाँ पर कुछ भी बिल्कुल छेद हो जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं या सॉल्यूशन के अंदर एसिड बनाते हैं ताकि, और साथ में उसको हिलाते रहते हैं रोड से एक ही जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि उस केस में एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी। और सेकंड केस, एसिड हमेशा कल आपके एक भी चिंटा लग गया तो ऑब्वियसली एक भी बूंद अगर आपकी स्किन पर लग गई डालते टाइम उसमें सॉल्यूशन की, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। तो उसके बाद HCl एसिड डालेंगे इसी कॉपर ऑक्साइड में और ग्लास रोड से इसको हिलाते रहेंगे। और उसके बाद आप देखोगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्ट मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर वाटर भी मिलेगा। तो कंक्लूजन आपका यही है, ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्ट कर लिया कॉपर ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। बिकॉज यहाँ पर सॉल्ट और वाटर मिल रहा है तो इसलिए मेटल ऑक्साइड का नेचर यहाँ पर बेसिक नेचर होगा।
तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सॉल्ट वाटर और CO2 गैस बनाते हैं। तो इसके हम दो एग्जाम्पल की यहाँ बात करेंगे जो यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सोडियम कार्बोनेट जिसे सोडा ऐश भी बोलते हैं, और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो और बेकिंग सोडा भी बोल सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखोगे, इसके दोनों के दोनों नेम ये नोट डाउन कर लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर आप सोडा ऐश भी बोल सकते हो। Na2CO3 को सोडा ऐश बोलते हैं, और NaHCO3 को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। दोनों ही सॉलिड लेते हैं। जब यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर रिएक्ट करता है इन दोनों एसिड के साथ, तो दोनों ही केस में आपको सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्ट मिलता है और ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पर CO2 गैस भी मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखोगे, अब हमें वाटर तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, हमें पता ही चल जाएगा क्योंकि NaCl का एक्वस सोल्यूशन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, वो तो पता ही चल जाएगा। इसके बाद जो गैस मिल रही है वो हमें CO2 गैस ही मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो इसकी हम टेस्ट करते हैं लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई होता है, इसे हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। और जब इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर या फिर एक्वस सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एकदम क्लियर होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और जब इसके अंदर हम CO2 गैस यहाँ पर डालते हैं तो आप देखोगे आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म में। ये एक कोलोइडल सोल्यूशन है यहाँ पर। तो कोलोइडल सोल्यूशन जैसे कि मिल्क भी एक क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन की बात है, तो ये इनसॉल्युबल होता है। ना तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्युबल है, जैसे कि हम पानी के अंदर नमक या चीनी डालते तो कम्प्लीटली सॉल्युबल होती है, तो ये एक ट्रू सोल्यूशन भी। और ना हम बात कहेंगे ये सस्पेंसन है। सस्पेंसन के केस में क्या होता है, वो सारा का सारा नीचे बैठ जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर आपको जो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ये कोलोइडल होता है, इनसॉल्युबल तो होता है, बट इस केस में जो लाइम वाटर होता है मिल्की हो जाता है CO2 गैस के कारण, क्योंकि हमें क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि सॉलिड होता है, और साथ में आपको वाटर मिलता है। अब इस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट के जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जो कि एक कोलोइडल होता है यहाँ पर, तो जब इसके अंदर यहाँ पर आप और CO2 डालते हो, इस केस में तो आपको क्या मिल गया, CO2 डालने पर यहाँ पर एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या लाइम वाटर के अंदर जब आप CO2 गैस डालते हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि कोलोइडल होता है, जिसके कारण आपको लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, वाइट प्रेसिपिटेट के कारण। अब जब इसके अंदर और भी CO2 गैस डालते, एक्सेसिवली डालते रहते हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो जब एक्सेसिवली CO2 गैस उसमें से प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन मिलता है, जो कि सोल्यूबल होता है। अब सोल्यूबल है तो ऑब्वियसली ट्रू सोल्यूशन मिलेगा और ऑब्वियसली वो उसमें कम्प्लीटली डिजोल्व होगा, तो इसलिए आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे जब आप लाइम वाटर के अंदर, ये लाइम वाटर है और ये बिल्कुल प्लेन है, जब आप इसमें CO2 डालते हो तो उस केस में यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि एक कोलोइडल होगा। तो इस केस में आपको यहाँ पर लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा। और जब इसमें और भी CO2 गैस डालते हो तो उस केस में यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जो कि इसमें सोल्यूबल होगा और ऑब्वियसली कार्बोनिक, यहाँ पर इस केस में ये बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल डिस्पेयर हो जाएगा, जो इसका ये मिल्की वाटर वाला कलर है। तो जब इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको मिल्की वाटर के कारण आपको पता चल जाएगा कि जो गैस है एक्चुअल में CO2 गैस ही है। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर जो एक्टिविटी डिस्कस करी है वही सारी की सारी यहाँ पर दे रखी है कि लाइम वाटर, जो कि यहाँ पर लाइम वाटर के साथ जब लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट करता है तो उस केस में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसके कारण लाइम वाटर यहाँ पर मिल्की हो जाता है।
अब ये जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ दिखाई गई है। और इसके अलावा सेम यही रिएक्शन आप Na2CO3 की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने पीछे दिखा रखी है। अगर ये एक्टिविटी आ जाए तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। और जो अभी हमने एक्टिविटी डिस्कस करी है वही सारी की सारी है यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट लेते हो और डाइल्यूट HCl ऊपर से डालते हो बूंद बूंद करके, तो आपको CO2 गैस बनती है। जब इसके अंदर यहाँ पर लाइम वाटर होता है और इसके अंदर से जब आप CO2 गैस यहाँ पर लेते हो, तो जैसे ही लाइम वाटर के साथ CO2 गैस यहाँ पर रिएक्ट करेगी तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसके कारण लाइम वाटर यहाँ पर मिल्की हो जाएगा। जब एक्सेसिवली और ज़्यादा इसमें CO2 गैस डालते तो इस केस में आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा जो कि ऑब्वियसली सोल्यूबल होगा, और जिसके कारण लाइम वाटर फिर से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पर मेनली तो आपको ये रिएक्शंस यहाँ पर याद होनी चाहिए। इससे आपको एक्टिविटी में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। MCQ फॉर्म में भी आजकल एक्टिविटी बहुत सारी पूछ रहे, तो इसलिए यहाँ पर ऐड कर ली। इसके बाद आप देखोगे जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सॉल्ट बनाती है और साथ में H2 गैस भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो मेटल की रिएक्शंस है, फर्दर हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब यहाँ पर जिंक मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट लेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इसलिए एक्वस लिख रखा है। तो इसके साथ जब रिएक्ट करते तो हम सभी को पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो इस केस में ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लेगा और आपको H2 गैस मिलेगी। और इस H2 गैस मिलेगी, इसका आप कैसे यहाँ पर टेस्ट करोगे, जब इस H2 गैस के कारण, इस H2 गैस के पास जब आप यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल लाओगे तो वो क्या होगी, यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट करेगी, ऑब्वियसली लिटिल एक्सप्लोजन होगा। तो H2 गैस ही हमेशा, हाइड्रोजन गैस ही हमेशा लिटिल एक्सप्लोजन करती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है, तो आपको पता चल जाएगा H2 गैस है। तो इसकी रिगार्डिंग जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर आप जिंक ग्रैनुअल्स लेते हो, मतलब जिंक के दाने लेते हो जो कि सॉलिड होते हैं, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हो। फिर जो यहाँ पर गैस बनती है उसको आप यहाँ पर सॉफ्ट सोल्यूशन के अंदर लेते हो, तो सॉफ्ट सोल्यूशन के अंदर गैस बनने के कारण ये ऊपर बबल्स राइज होने लग जाएंगे। और जब इन बबल के साथ पास एक बर्निंग कैंडल लाते हो तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, यहाँ पर बर्निंग कैंडल के कारण यहाँ पर क्या होगी, एक लिटिल एक्सप्लोजन होगा और यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट होगी। तो पॉप साउंड ओनली हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करती है। तो आपको पता चल जाएगा जो गैस प्रोड्यूस हुई है, ये साथ में जो प्रोडक्ट बना है गैस का, वो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही है। तो आपको वैसे तो जनरली एक्टिविटी नहीं पूछी जाती, बट आजकल MCQ फॉर्म में एक्टिविटी पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोनों की दोनों ही एक्टिविटी यहाँ पर ऐड कर ली। इसके बाद थर्ड आप देखोगे, जो हमने एसिड और बेस रिएक्शन की बात करी थी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस केस में हमेशा सॉल्ट हमेशा मिलेगा आपको और वाटर मिलेगा। तो जब भी आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा उस केस में हम बोलेंगे वो रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सोडियम क्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा, और इस सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट होकर बना रहे हैं, और H2O यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा। तो इसके बाद जब आप इसकी एक्टिविटी देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक बीकर के अंदर आप यहाँ पर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो। तो कुल मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, सारे के सारे क्रोसिव होते हैं नेचर में। तो हम हमेशा जब भी रिएक्शन की बात करेंगे तो आप हमेशा डाइल्यूट एसिड लोगे या डाइल्यूट बेस लोगे। तो इसीलिए हम डाइल्यूट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं एक बीकर के अंदर। जब इसके अंदर 2-3 ड्रॉप फिनोल्फथालीन की डालते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, बेसिक सोल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑब्वियसली बेसिक सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल्फथालीन के कारण। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो कि पिंक कलर का है, इसके अंदर धीरे धीरे ड्रॉप करके जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे ड्रॉप वाइज, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा का सारा जितने भी अमाउंट में यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है न्यूट्रलाइज हो जाएगा डाइल्यूट HCl के कारण, जो कि हम ऊपर से ड्रॉप करके डाल रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो पिंक कलर है बिल्कुल ही यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा बेस है जो
डाइल्यूट HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा और सोल्ट बनाएगा यहाँ पर। तो सोल्ट क्या है, ये न्यूट्रल है यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर आपको NaCl का एक न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा जिसका कोई कलर ही नहीं होगा, और कलर पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि बेस तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन कर ली। अब इसके बाद अगर इसमें और बेस डालोगे आप ड्रॉप ड्रॉप करके ऊपर से, तो आप देखोगे फिर से जो ये कलर है यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर, क्योंकि फिनोफ्थलीन तो थी, हमने स्टार्टिंग में फिनोफ्थलीन डाल रखी, तो फिनोफ्थलीन थोड़ी ना कहीं गई है। तो आप देखोगे ये फिनोफ्थलीन के कारण जब ऊपर से फिर कुछ और ड्रॉप डाल रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक सोल्यूशन की, तो पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो तो सारा डाइल्यूट HCl के कारण न्यूट्रलाइज हो गया, आपको सोल्ट मिल गया था NaCl का। बट जब आप ऊपर से और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो बीकर के अंदर, तो फिर से क्या हो जाएगी, बिकॉज बीकर के अंदर फिनोफ्थलीन अभी स्टिल भी प्रेजेंट है, तो वो बेसिक्स यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन को यहाँ पर पिंक कलर में फिर से कन्वर्ट कर देगी। तो ये यहाँ पर आपका एसिड और बेस की यहाँ पर रिएक्शन दे रखे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर कहोगे जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आपकी एक्टिविटी थी। और इसमें जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका सॉल्ट बन जाता है, जो इस केस में यहाँ पर ये न्यूट्रल होगा और कलर बिल्कुल यहाँ पर कलरलेस हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो उस केस में बिकॉज सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है, तो उस कलर बेसिक सोल्यूशन को ये फिर से पिंक कलर में चेंज कर देगी। तो ये सारी की सारी यहाँ पर एक्टिविटी है। अब इसके बाद हम बेस के साथ यहाँ पर रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेस के साथ ओनली मेनली 2 ही रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, जो अभी तक हमने यहाँ पर रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस करी है एसिड की सारी, वो मैंने यहाँ पर बेस के साथ कंबाइंड करके लिख दी, सो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देखो कि फिर से ये सारी रिएक्शन एसिड की हम सारी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेस की 2 ही थी, तो मैंने एसिड के साथ यहाँ पर कंपेयर करके कर ली। तो कुल मिलाकर पहले आपको एसिड की सारी रिएक्शंस करनी है, फिर इस चार्ट को सारा खुद ब खुद यहाँ पर पेपर पर ड्रॉ करना है, लर्न करके आपको सारी की सारी रिएक्शंस खुद याद हो जाएगी। तो फिर से हम एक बार कंपेयर करके एसिड और बेस दोनों की रिएक्शंस देख लेते हैं। एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसे ही जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पर बेस लेते हैं और ये जिंक के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 बनाते हैं, जिसे सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ये एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस का आप टेस्ट यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल लाओगे तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। और ऑब्वियसली इस केस में बिकॉज लिटिल एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है छोटा सा, तो इसलिए यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट होती है। और पॉप साउंड हमेशा हाइड्रोजन गैस ही करती है। तो कुल मिलाकर एसिड हो या बेस हो, दोनों ही केस में एसिड और बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आप ऐसे कंपेयर करके याद कर सकते हो। एसिड के साथ जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं, तो हमने पढ़ा था सॉल्ट CO2 और H2O गैस बनाते हैं। और जबकि बेस है जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करते। और इसके बाद हम देखते हैं एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा सॉल्ट और H2O बनता है। तो उस केस में मतलब कुल मिलाकर सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस के केस में पूछे तब भी आपको यही लिखनी है, एसिड के केस में भी यही लिखनी है। उसके बाद हमने देखा था जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, तो उस केस में आप हमेशा देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बनाएंगे, जो कि एक ही सॉल्ट है और साथ में H2O बनेगा आपका। इसके बाद जब हम बात करते हैं नॉन मेटलिक बेस के साथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। नॉन मेटलिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन होगी यहाँ पर। तो जब कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं तो CO2 गैस जो कि एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, वो जब यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, जो कि एक सॉल्ट और साथ में वाटर बनेगा। तो कुल मिलाकर आप कह दोगे बेस के साथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे, तो ये यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो जो सॉल्ट है यहाँ पर एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि जब भी आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा तो एक रिएक्टेंट यहाँ पर एसिड होगा और दूसरा हमेशा बेस ही होगा, तभी आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। और ये यहाँ पर
रिएक्शंस दी हुई है एसिड और बेस की सारी समराइज कर रखी है, तो आपको ये पढ़ना है तो ये कर लो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे एसिड और बेस में कॉमन क्या होते हैं। सारे के सारे एसिड होते हैं वो वाटर में डालने पर H+ आयन क्रिएट करते हैं। तो जो एसिड का बिहेवियर होता है एसिडिक, वो H+ आयन के कारण ही होता है। और कभी भी ड्राई एसिड होता है वो कभी H+ आयन क्रिएट नहीं करेगा। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे बेस की, तो जब भी हम बात करते हैं बेस को जब पानी में डालते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट करते हैं, OH- आयन क्रिएट करते हैं। तो बेस का जो नेचर होता है बेसिक, वो भी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन्स के कारण ही होता है। तो आप यही कहोगे एसिड और बेस दोनों में कॉमन क्या होता है, एसिड के अंदर H+ आयन्स होते हैं और कभी ड्राई एसिड ही H+ आयन क्रिएट नहीं करेगा। जब आप एसिड को पानी के अंदर डालोगे तो उस केस में आपको H+ आयन मिलेंगे। ऐसे ही क्योंकि पानी क्या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबको डिजोल्व कर लेता है। और ऐसे ही जब आप बेस को पानी के अंदर डालोगे तो उस केस में आपको हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो बेस का जो नेचर है बेसिक, वो हाइड्रोक्साइड आयन्स के कारण ही होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर डालते हैं तो सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर डालते हैं मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन्स आपको मिलते हैं। और जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन एल्कली या एल्कलाइन करके ही आता है। एल्कलाइन की जब हम बात करेंगे तब भी हम बेसिक नेचर की बात करेंगे। इसके बाद जो H+ आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं H3O+। तो इस केस में हाइड्रोनियम आयन के केस में ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज H+ आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं H3O+। इस केस में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी एसिड आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं और साथ में यहाँ पर नेगेटिव आयन मिलेंगे। और जब आप बेस की बात करोगे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कैटायन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद जो हमने बात किया था कि हमें हमेशा एसिड या बेस, हम किसी की भी बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की, हमेशा हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हमेशा वाटर के अंदर बूंद बूंद करके डालते हैं और साथ में उस जो मिक्सचर बनता है उसको हमेशा, जो यहाँ पर रिएक्शन होती है इसके लिए हम हमेशा सोल्यूशन को हमेशा हिलाते रहते हैं, क्योंकि एसिड हो या बेस हो दोनों का वाटर में डालना यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप वाटर के अंदर एसिड डालते जाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसको हिलाते रहोगे क्योंकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बहुत यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। ऑब्वियसली एक्जोथर्मिक रिएक्शन में गैस निकलेगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस केस में आप धीरे धीरे मिला के हिलाते जाओगे तो वो एक ही जगह पर हीट यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी, सारी मिक्स होती रहेगी। और सेकेंड थिंग, कोई भी आपसे जैसे इसके अंदर एसिड डाल रहे हो तो कोई आपकी बूंद यहाँ पर निकल के आपकी स्किन पर कहीं लग जाए तो उस केस में जो आप इसको हिलाते रहोगे तो आपके कहीं भी इसका हार्मफुल नहीं होगा। तो इसीलिए हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, क्योंकि एसिड खुद या स्ट्रॉन्ग बेस खुद बहुत करोसिव नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, इवन अगर आपने किसी बीकर किसी ग्लास के अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो उसको भी ये ब्रेक कर सकते हैं। इवन आप देखोगे जब आप दही एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर कई दिन डालोगे ना तो वो करोड होने लग जाता है, जबकि कर्ड के अंदर तो वीक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी हम एसिड और बेस की बात कर देंगे तो हम क्या कहते हैं, इनको ग्लास कंटेनर के अंदर डालना चाहिए। जैसे आप पिकल्स की बात करते हो तो पिकल्स, जब हम अचार की बात करते हो तो हम कहाँ पर डालते हैं, ऑब्वियसली इनको जो मिट्टी के बने बर्तन होते थे पहले तो वो यूज करते थे, उनके अंदर अचार डालते थे क्योंकि उनके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है और जबकि वो तो वीक एसिड होता है। तो इसलिए हमेशा वाटर के अंदर चाहे एसिड हो या बेस हो डालना रेकमेंड रहता है, क्योंकि अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो अगर आप एसिड को जिस ग्लास के अंदर स्टोर करोगे, जिस ग्लास के अंदर डालोगे वो ही ब्रेक हो सकता है। और सेकंड थिंग, अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो अगर कोई बूंद निकल कर आपकी स्किन पर गई तो उसी टाइम वहाँ पर छेद हो जाएगा, आपकी स्किन में होल हो जाएगा, इवन कपड़े में भी होल हो जाएगा, क्योंकि एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो दोनों ही बहुत क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्रोसिव नेचर के होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए तो हमेशा एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हमेशा डाइल्यूट करना ही रेकमेंड किया जाता है।
तो कुल मिलाकर वाटर के अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यही चीज़ है। स्प्लैश आउट का मतलब होता है उसमें से बूंद पानी में से बर्तन में से निकल कर बीकर में जिसके अंदर आप डाल रहे हो उछल के कहीं आपके ऊपर ना लग जाए। इसके बाद हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल हमें ये बताती है किसी सोल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो पीएच स्टैंड करता है पोटेंज, और जिसका जर्मन वर्ड है और जिसका मीनिंग ही होता है पावर। तो कुल मिलाकर हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बताता है। तो ये बताता है आपको कोई भी सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका पीएच स्केल दे रखा है 7, इसकी 0 to 14 यहाँ पर रेंज होती है, और जो 7 बीच में बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिडल में यहाँ पर इस स्केल पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये न्यूट्रल होता है और सॉल्ट को ऑब्वियसली शो करता है। जब सॉल्ट न्यूट्रल होता है तो यहाँ पर वो 7 पर होगा। और जैसे जैसे हम 7 से आगे की, देखो ये न्यूट्रल है, जब 7 से आगे की ओर जाते जाओगे 14 तक तो ऑब्वियसली उस केस में बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, और जब 7 से पीछे की ओर जाते जाओगे तो आपका एसिडिक नेचर क्रिएट होगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पर तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से जब आगे जाओगे तब भी तो बेसिक नेचर क्रिएट होगा, और जब न्यूट्रल से पीछे की ओर जाओगे तभी तो एसिडिक नेचर क्रिएट होगा। आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जिन एसिड की यहाँ पर जो पीएच है 0, 1, 2 होती है, वो 0, 1 होती है स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं, और ऐसी जिनकी पीएच 13, 14 होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होती है, और 7 पर आपकी यहाँ पर न्यूट्रल होती है। तो जैसे जैसे आप 0 की ओर इंक्रीज होगे, लेड होगे, तो उस केस में आपको यहाँ पर लीड होगी, तो उस केस में आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी। और जैसे जैसे 14 पीएच स्केल की ओर जाओगे तो उस केस में आपको यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल हो गया तो H+ आयन रही नहीं, और कुल मिलाकर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि पीएच को हम H+ आयन की फॉर्म में यहाँ पर मेजर करते हैं, स्केल करते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो डिक्रीज H+ आयन। तो कुल मिलाकर हाइड्रोक्साइड आयन की यहाँ पर रेंज बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगर आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो इसलिए इसकी जो पीएच है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पर जब आप एसिड के अंदर पानी डाल रहे हो तो H+ आयन कम होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि एसिड कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में पीएच क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो यही लिख रखा है, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि H+ आयन कम होते रहेंगे। तो 7 से प्लस तो यहाँ पर क्या होती है, H+ आयन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे जैसे आप डिल्यूट करते रहोगे H+ आयन कम होते रहेंगे, और कुल मिलाकर पीएच आपकी क्या हो जाएगी, 0 से ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे आप डिल्यूट करते जाओगे एसिड को। ऐसे ही जब आप बेस को डाइल्यूट करोगे तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो रही है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस केस में पीएच डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि जब पीएच इंक्रीज होगी तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो उस केस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, और कंसंट्रेशन कम होगी तो कुल मिलाकर आप बेस डाइल्यूट करने पर आपको उस सोल्यूशन की यहाँ पर पीएच डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ये पीछे की साइड जाएगा, क्योंकि बेसिक नेचर है जो सोल्यूशन का यहाँ पर डिक्रीज होता रहेगा। और ये भी आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वीक एसिड की ओर बढ़ते हो H+ आयन कम होते रहते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जब वीक बेस की बात करेंगे तो उनमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होएगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर में कई सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, और जो हमें स्ट्रेंथ बताता है कि कोई एसिड और बेस की कितनी यहाँ पर पीएच है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना एसिडिक है, एकदम एग्जैक्ट मेजर बताता है, या कितना बेसिक है। तो आप यहाँ पर देखोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि कुल मिलाकर क्या है, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है यहाँ पर, तो आपको डिफरेंट यहाँ पर कलर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग कलर देगा, वीक एसिड के लिए अलग कलर, न्यूट्रल के लिए अलग, वीक बेस के लिए अलग कलर, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग कलर। तो वैसे तो आज तक इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा। यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक पीएच कलर चार्ट होता है जो डिस्टिंग्विश करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डिस्टिंग्विश करता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को या बेस को यहाँ पर। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये तो हम कैसे बताएंगे कोई इंडिकेटर है,
तो कोई इंडिकेटर ऐसे थोड़ा ना बता पाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है। वो आपको हमेशा यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो आप यहाँ पर देखोगे जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे 0 से 1 के बीच में होती है और उस केस में रेड कलर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और जब यहाँ पर pH 2 से 3 के बीच में होती है तो उस केस में यहाँ पर डार्क रेड कलर मिलता है। और जब आप वीक एसिड की बात करेंगे 4 to 5 के बीच में रेंज होगी उस केस में आपको ऑरेंज या ऑरेंज येलो कलर मिलेगा। ये देखो ये रहा 4 से 5 के केस में कलर यहाँ देखते जाओ बताओ मैं यहाँ पर रही। और 7 के केस में जब और जब 6 होगा उस केस में भी आपका वीक एसिड ही प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। और इस केस में यहाँ पर ग्रीनिश येलो यहाँ पर ग्रीन और येलो कलर का यहाँ पर मिक्सचर मिल रहा है। जब 7 होगा उस केस में न्यूट्रल होगा और ग्रीन कलर होगा। ये देखो ग्रीन कलर है। जब वीक बेस की बात करेंगे यहाँ पर वीक बेस होगा इधर की साइड और इस केस में आपको ग्रीनिश ब्लू कलर मिलेगा। ये देखो ये रहा 8 और 9 के केस में। 9 के केस में आपको थोड़ा सा pH यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में यहाँ पर आपको ब्लू कलर मिलेगा 9 के केस में। तो इसके बाद आप देखोगे pH 10 to 11 तक आपको यहाँ पर क्या मिलता है वॉयलेट कलर मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा वीक बेस ही माना जाएगा। 12 to 13 और 14 के केस में स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। 12-13 के केस में आपको डीप पर्पल कलर मिलता है। यहाँ पर देखो पर्पल कलर मिल रहा है। और इसके बाद 14 के केस में आपको यहाँ पर 13 और 14 के केस में डीप पर्पल और साथ में वॉयलेट कलर भी मिल रहा है। ये देखो ये रहा ये ज़्यादा ही डार्क है और ये यहाँ पर वॉयलेट कलर मिल रहा है। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर है। आपसे मोस्टली यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जाती है। ये आप डेफिनेशन देता है और कोई एक एग्जांपल भी आप यहाँ पर दे दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। इसके बाद हम देखेंगे pH पर बेस हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। तो जो सॉल्ट बनता है मैंने कहा एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबका क्या लेंगे एक्वस सोल्यूशन ही लेंगे क्योंकि ये बहुत करोसिव नेचर में होते हैं तो हम डाइल्यूट लेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे इनका। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इस केस में आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा क्योंकि दोनों ही क्या है जितने H+ आयन बनेंगे एसिड से उतने हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे और दोनों एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और वो साथ में वाटर मिलेगा। तो उसका कोई भी नेचर नहीं होगा वो सॉल्ट न्यूट्रल मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करते हैं HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है। तो इस केस में आपको यहाँ पर जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा क्योंकि HCl है वो सारे के सारे H+ आयन यहाँ पर क्रिएट कर देगा। हाई कंसंट्रेशन मिलेगी आपको H+ आयन की जबकि OH आयन की यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होएगी क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो कुल मिलाकर जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो आपका यहाँ पर एसिडिक नेचर का होगा। और वोल्ट सबके केस वाटर यहाँ पर हर केस में मिलेगा। मैंने सबका कंबाइंड ही लिख दिया। वाटर अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग करके लिख लेना। एग्जाम में आपको सबके साथ प्लस H2O करके लिख के आना है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने सबके साथ यहाँ पर कंबाइंड करके ही लिख दिया है प्लस। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे जब हम बात करते हैं वीक एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की तो आपको सभी को पता है कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 ये एक वीक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप इन दोनों का हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं तो ये बहुत कम अमाउंट में H+ आयन क्रिएट करेगा कार्बोनिक एसिड क्योंकि एक वीक एसिड है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो लार्ज कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो OH आयन यहाँ पर जब H+ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा। कुछ हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आयन लेफ्ट रह जाएंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो सॉल्ट है बेसिक नेचर का मिलेगा। इस सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वीक एसिड होगा तो उस केस में आपको ऑब्वियसली वहाँ पर बेस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा। और दोनों ही अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हुए तो उस केस में आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेंगे। और हर किसी के केस में यहाँ पर वाटर तो क्रिएट होगा ही होगा। तो इसमें यही दे रखा है एसिडिक सॉल्ट होगा ऑब्वियसली उसकी pH जो क्या है उस सोल्यूशन की <7 होगी।
बेसिक सॉल्ट के केस में pH 7 से ज़्यादा होगी और न्यूट्रल सॉल्ट के केस में pH हमेशा 7 होगी। जब हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं तो उस केस में भी आपको रिएक्ट करके ऑब्वियसली सॉल्ट और H2O मिलेगा, पर आप ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा या एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से किसने ज़्यादा H+ आयन क्रिएट करे हैं, एसिड ने ज़्यादा H+ आयन क्रिएट करे हैं या फिर यहाँ पर बेस ने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन क्रिएट करे हैं। तो उस केस में आई थिंक आप डिसाइड नहीं कर सकते आपको सॉल्ट का नेचर क्या मिलेगा, इसलिए इसका एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। इसके बाद जब हम एसिड की यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो चाहिए आप एसिड ले लो, बेस ले लो या सॉल्ट ले लो, सभी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर हम एसिड की बात करते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होती है, जो कंपाउंड हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं वो सारे के सारे एसिड हो। तो जब हम बात करते हैं HCl की, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की और यहाँ पर एसिटिक एसिड की, जब भी आप इनको वाटर में डिजोल्व करते हो तो सारे के सारे यहाँ पर H+ आयन क्रिएट करेंगे और नेगेटिव आयन क्रिएट करेंगे। तो ये जो भी यहाँ पर आपके कंपाउंड्स H+ आयन क्रिएट करते हैं तो कुल मिलाकर वो सारे के सारे यहाँ पर एसिड कहलाएंगे। बट आप जब बात करोगे ग्लूकोज की, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसके अलावा अल्कोहल में यहाँ पर कई होते हैं, एथेनॉल, मैथेनॉल, या फर्दर जब हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों ही हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं। बट जब आप वाटर में डालोगे तो यहाँ पर ये H+ आयन में ब्रेक नहीं होंगे, तो इसलिए यही यहाँ पर आपके एसिड नहीं कहलाएंगे। और एसिड नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये गुड कंडक्टर नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ग्लूकोज और अल्कोहल। तो इसलिए आप कह सकते हो सारे के सारे एसिड में हाइड्रोजन होती है, बट जो सारे के सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करे वो एसिड नहीं होंगे। तो इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल देख के आप लिख सकते हो। इसके बाद हम जब एसिड की बात करते हैं तो कुछ हमें अपने डेली लाइफ में इसके यूज देखते हैं। जैसे कि हमारा स्टमक होता है, इसके अंदर HCl यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो हमारी म्यूकस होती है, जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वो इसको प्रोडक्ट हमारे जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग होती है उसकी म्यूकस की बनी होती है, और जो HCl एसिड से हमारी स्टमक को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। तो HCl ऑब्वियसली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बहुत करोसिव नेचर में है। तो कई बार होता है कि हमारे स्टमक के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में हमें एसिडिटी होने लग जाती है। तो अब एसिड को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली बेस चाहिए। तो इस केस में हमें एंटासिड यहाँ पर यूज करते हैं। एंटासिड क्या एक ग्रुप है यहाँ पर माइल्ड बेस का, तो इसमें हम कई सारे बेस यहाँ पर माइल्ड बेस की यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो कि हमने अभी देखा था, वो भी एक माइल्ड बेस का ही काम करता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये दोनों ही एंटासिड ग्रुप की फैमिली में आते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे दोनों में से कोई भी एक ले लो, एसिडिटी के केस में यहाँ पर आपको रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि दोनों माइल्ड बेस है, और यहाँ पर एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके एसिड के साथ आपके यहाँ पर रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, और साथ में आपका सॉल्ट क्या होएगा, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और कुल मिला के यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगी। अब बिकॉज हमारे स्टमक के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता, और होता भी है तो म्यूकस इसकी इनर लाइनिंग होती है जो उसकी हमारी प्रोटेक्ट करता है उसको। तो थोड़ा बहुत एसिड जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर क्रिएट नहीं होता, इसलिए माइल्ड बेस से वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके बाद आप बात करोगे जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो ऑब्वियसली जब भी हम फूड खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द फूड जब भी हमारा बात करते हैं उसके अंदर शुगर तो प्रेजेंट होती है। तो जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे फूड को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है हमारे मुंह के अंदर वो क्या करती है, यहाँ पर फूड को ब्रेक डाउन करती है। और जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो उस केस में बैक्टीरिया हमारे उस शुगरी फूड को यहाँ पर ब्रेक डाउन करके एसिड क्रिएट कर देती है। और इस केस में जो पीएच होती है हमारे टीथ की यहाँ पर
5.5 से कम हो जाती है तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे जो टीथ होते हैं, जो वाइट ये होते हैं ना हमारे टीथ इनेमल, ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी की और कैल्शियम के बने होते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पर देखोगे ये करोड़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टूथ कुल मिलाकर जो हमारे दांत है वो डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि शुगरी फूड होता है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसके कारण जो हम नॉर्मली भी फूड खाते हैं उनके अंदर भी यहाँ पर शुगर प्रेजेंट ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब कुछ स्पेशली कुछ मीठा खाते हैं, जैसे कोई मिठाई वगैरह खा ली, तो उस केस में जो बैक्टीरिया होते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो होते हैं यहाँ पर एसिड क्रिएट करते हैं। और उस एसिड के कारण हमारा यहाँ पर टीथ हमारे डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड के कारण तो करोड़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया ने बिकॉज आपके मुंह के अंदर यहाँ पर एसिड क्रिएट कर दिया, तो उस एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज होगा? ऑब्वियसली बेस के कारण। तो जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर माइल्ड बेस ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि एल्कलाइन ऑब्वियसली बेसिक नेचर का होता है।